हाँ बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, प्रोविडेंट फंड का रिवीजन। प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है पहले से फटाफट से समझ लो। एक बेसिक स्कीम थी, गवर्नमेंट ने क्या किया, सैलरी वालों को क्या बोला कि तुम अपनी पूरी सैलरी नहीं लोगे। लोगे क्या, एम्प्लॉयर पर कंपल्शन डाला कि अगर इसकी सैलरी 10,000 बनती है तो इसका 12% पीएफ काट के, कुछ भी एक एक्स अमाउंट का पीएफ काट के किसको दे दिया जाए, हमें दे दिया जाए, गवर्नमेंट ले लेगी। ठीक है, इससे क्या होगा, उसकी सैलरी कम मिली उसको, लेकिन फायदा क्या हुआ, उसकी कंपलसरी क्या हो गई, सेविंग्स हो गई। अब गवर्नमेंट के पास वो पैसा आ गया और उतना ही मैचिंग कंट्रीब्यूशन कौन कर देता है, एम्प्लॉयर। जैसे मान लो कि मैं रिलायंस में जॉब कर रहा हूँ और मेरी सैलरी 10,000 रुपया महीना है, मेरा पीएफ काट लिया 1200 रुपये, और 1200 रुपये कौन देगा, रिलायंस। तो रिलायंस मुझे कितना रुपया दे देगी, 8800, और गवर्नमेंट को कितना देगी, 10,000 में से 1200 कट के मुझे 8800 दे दिया। गवर्नमेंट को कितना देगी, 1200, तो जो मेरी सैलरी में से रखा है 1200 खुद, तो मैचिंग कंट्रीब्यूशन करके 2400 रुपये मेरे कहाँ चले गए, गवर्नमेंट के पास। जो मुझे 2400 एक्यूमुलेट होते रहेंगे और कब मिलेंगे, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। वो मुझे कब मिलेंगे, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, पक्का। इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होता है, गवर्नमेंट सारे एम्प्लॉइज का 2400 रुपया यूज करती है। ठीक है, और उसका गवर्नमेंट के पास फंड आ जाता है, और गवर्नमेंट हमें इस रुपये पर इंटरेस्ट देती है 9.5, लेकिन आगे इंडस्ट्रीज को क्या देती है, ज़्यादा रेट पर क्या देती है, लोग। ठीक है, तो गवर्नमेंट का मैक्रो लेवल पर वो फायदा होता है, और माइक्रो लेवल पर मतलब इंडिविजुअल लेवल पर मेरा क्या फायदा होता है, मेरी सेविंग्स हो जाती है। और मैक्रो लेवल पर मतलब इकोनॉमी को क्या फायदा होता है, देश के पास फंड आता है 9.5% पर, और आगे गवर्नमेंट ज़्यादा ब्याज पर कमाती है। ठीक है, तो अब हमें ये नहीं देखना ज़्यादा बातें, हमें सिर्फ क्या देखना, टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। तो ये पीएफ बच्चों 3 तरह का होता है, रिकॉग्नाइज्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड और स्टैट्यूटरी। आपकी बुक में चौथे टाइप का और लिखा हुआ है पीपीएफ, तो वो भी मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ साथ ही साथ। ठीक है, हालांकि इस चौथे वाले का सैलरी से कोई लेना देना नहीं है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ऐसा समझ लो कि मैं, मेरा एम्प्लॉयर है कौन, रिलायंस। 2 एम्प्लॉयर है, एक समर्थ कॉमर्स क्लासेस और एक रिलायंस। ठीक है, अब मैंने मनीष सर का क्या काटा, पीएफ काटा, साहिल सर का क्या काटा, पीएफ काटा, और ये मैंने कहाँ जमा करा दिया, गवर्नमेंट। ये कहाँ जमा करा दिया, गवर्नमेंट। तो ये क्या है, आरपीएफ। ये क्या है, आरपीएफ। रिलायंस है, इसके पास लाखों एम्प्लॉइज है, तो इन सबका पीएफ काट के रिलायंस अपने एम्प्लॉइज को क्या बोलती है कि बेटे एम्प्लॉई हो, मैं तुम्हारा सारा पीएफ गवर्नमेंट को देना चाहूँ तो दे सकती हूँ, लेकिन मैं वहाँ ना देकर क्या करती हूँ, तुम्हारे ब्याह पर इन्वेस्ट करती हूँ, और रिटर्न ज़्यादा आएगी। गवर्नमेंट वाले तुम्हें क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं सिर्फ 9.5%, हम तुम्हें उससे ज़्यादा क्या दिलाएंगे, इंटरेस्ट, और एम्प्लॉई मान जाते हैं। तो क्या होगा, तो ये वाला तो आरपीएफ है ही। अब रिलायंस ने क्या नहीं किया, रिलायंस ने गवर्नमेंट वाले में जमा नहीं करवाया, रिलायंस ने खुद का क्या बना लिया, फंड। अब ये फंड क्या है, अगर ये इनकम टैक्स की शर्तें पूरी कर देता है तो ये फंड भी क्या है, आरपीएफ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसकी शर्तें शेड्यूल 4 में, इनकम टैक्स का आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर ये शर्तें पूरी नहीं करता है, अगर ये शर्तें पूरी नहीं करता है तब ये क्या है, यू आरपीएफ। तो पहले बताओ सर, आप क्यों नहीं बना लेते ऐसा इन्वेस्ट करने वाला, मेरे पास टोटल पीएफ का 20,000 रुपये इकट्ठा होता है, उसको इन्वेस्ट क्या करूँगा भाई, लाखों करोड़ों रुपया हो तब तो इन्वेस्टमेंट फंड्स बनता है, तो मेरा पीएफ मेरे को तो गवर्नमेंट वाले में ही जमा कराना पड़ेगा। तो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स के पास 2 ऑप्शन है। नंबर 1, गवर्नमेंट ने जो पीएफ बना रखा है उसमें जमा करवा दे, वो क्या हो गया, आरपीएफ। या खुद का बनाए, खुद का बनाए तो भी वो इनकम टैक्स की कंडीशन पूरी करते हैं तो भी वो क्या हो गया, आरपीएफ। नहीं पूरी करते हैं तब वो क्या हो गया, यूआरपीएफ। ठीक है, और फिर ये इन दो में तो फर्क समझ में आ गया, रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड क्या होता है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का पीएफ जमा होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का मतलब जैसे ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है, ये उसका क्या है, एम्प्लॉइज है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या है, एम्प्लॉइज। इनका जो पीएफ कटता है वो इनमें जमा नहीं होता, वो कहाँ जमा होता है, अलग से फंड में, उसको हम क्या बोलते हैं, एसपीएफ। रेलवे वालों का, गवर्नमेंट वालों का, इन सबके लिए क्या होता है, एसपीएफ। अब पीपीएफ क्या होता है, मैं कहाँ जमा कराऊँ, मैं कहाँ जमा कराऊँ, मेरा कोई पीपीएफ कटता है क्या, तुम मेरी फीस में से पीएफ काट के देते हो, नहीं। तो मुझे अगर खुद की सेविंग करनी है, अगर मैं खुद अपनी सेविंग करना चाहूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग सेविंग करना चाहे तो वो गवर्नमेंट के किस डिपार्टमेंट में जमा करा देते हैं, पीपीएफ। सेम इनके जैसी उनमें क्या रहती है, रिटर्न रहती है, रिकॉग्नाइज्ड और एसपीएफ के जैसे। ठीक है, तो पीपीएफ का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड लोग, सैलरी वाले भी करवा सकते हैं, लेकिन मेनली ये किसके लिए बनाया, सेल्फ एम्प्लॉयड, आप अपनी इच्छा से भी करवाना चाहो। तो सर सैलरी वालों का तो रिकॉग्नाइज्ड में हो ही गया, तो वो और ज़्यादा भी जमा करवाना चाहते हैं तो किसमें ले सकते हैं। तो टोटल रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का मतलब प्राइवेट एम्प्लॉयर के लिए, प्राइवेट एम्प्लॉयर। अनरिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट वाले लेकिन इनकम टैक्स की शर्तें पूरी नहीं करते। स्टैट्यूटरी का मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड का मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड। अब इनकी टैक्सेबिलिटी कैसे है वो डिस्कस करते हैं।
एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। अच्छा पहले तो सुन लो, हम टैक्स ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे, ऐसे सारा एक साथ नहीं पढ़ सकते हम। पहले किसका पढ़ेंगे, सिर्फ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। अगर मेरा एम्प्लॉयर सैलरी के 12% से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर देता है तब क्या होगा, टैक्सेबल। अदरवाइज वो मेरे लिए टैक्सेबल नहीं होगा। जैसे मान लो मेरी सैलरी कितनी है, 10,000 रुपया महीना है। मेरी बेसिक सैलरी कितनी है, 10,000। अब मुझे पूरा 10,000 तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मेरा हिस्सा भी पीएफ का कटेगा ही। लेकिन भले ही ना मिले, लेकिन है तो वो मेरी इनकम ही ना। कट गया, मुझे नहीं मिला, लेकिन एंड में मिलेगा तो मेरे को ही ना। एक तरह से मेरी एफडी होगी, है तो मेरी इनकम ही। तो मैं सबसे पहले बेसिक सैलरी कितनी लिखूंगा, 10,000 इंटू 12, 120। क्या मुझे इन हैंड मतलब इन कैश मुझे 10,000 पूरी मिलेगी या पीएफ कटने के बाद मिलेगी? लेकिन मुझे यहाँ पर कितनी लेनी है, पूरी की पूरी। अब मेरा एम्प्लॉयर और मैं दोनों कितने कितने रुपए कंट्रीब्यूट करते हैं, 1300 रुपये, 1300 रुपये, ठीक है। तो मेरे तो 1300 इसमें से कट के ही मिले हैं मुझे, वो कोई अलग से थोड़ी है, वो कोई अलग से इनकम थोड़ी है। लेकिन मेरे एम्प्लॉयर ने जो 1300 दिया है वो मेरी क्या होगी, एक्स्ट्रा इनकम होगी। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पीएफ कितने का है, 1300। लेस क्या कर दूंगा मैं, एग्जेम्प्ट, ये पर मंथ है, ठीक है, एग्जेम्प्ट कर दूंगा 1200। 1200 कैसे आया, 12%। 10,000 का बेसिक सैलरी का 12%, तो कितना एक्स्ट्रा रह गया, 100। और 100 इंटू 12 कितना आ गया, 1200। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना एग्जेम्प्ट है या कितना टैक्सेबल नहीं है, 12% तक। 12 से ऊपर वाला क्या है, टैक्सेबल। पक्का बोलो, समृद्धि नहीं समझिएगा। सबसे पहले क्या आएगा, बेसिक, उसके बाद क्या आएगा, बेसिक सैलरी में से मैं पीएफ काट के लिखूंगा क्या अमाउंट, नहीं सर वो मिला तो है ही नहीं आपको, भले ही ना मिला हो, मेरी इनकम ही है तो मेरा ही पैसा बाद में काम आएगा। फिर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लिखूंगा, उसमें से क्या माइनस कर दूंगा, 12% ऑफ सैलरी। और यहाँ पर भी सैलरी का मतलब वो 3 बातें हैं, बेसिक प्लस डी एट द टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। अब होता क्या है, हर साल के एंड में मैं उनको, मेरे को स्टेटमेंट्स भी आते हैं और मैं उनसे पूछ सकता हूँ कि मुझे इंटरेस्ट कितना मिला। अब वो कहेंगे कि इस बार आपका इंटरेस्ट कितना मिला, 1500 रुपये, कोई भी एक अमाउंट हो सकती है। ये 1500 किस पर मिला मुझे इंटरेस्ट, क्या इस बार के कंट्रीब्यूशन तक या पिछली बार वाला, पिछली बार वाला, पिछली बार वाला, पिछली बार वाला, उन सबके एक्यूमुलेटेड बैलेंस पर। तो इंटरेस्ट भी तो मिलता है मुझे हर साल, तो उस एक्यूमुलेटेड बैलेंस पर मुझे क्या मिलता है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना मिला, मान लो 1500। अब इंटरेस्ट कितना है, इन एक्सेस ऑफ 9.5%। इंटरेस्ट किससे ऊपर वाला टैक्सेबल है, 9.5% से ऊपर वाला। इंटरेस्ट कितने से ऊपर वाला टैक्सेबल है बच्चे, 9.5। मतलब मान लो कि इंटरेस्ट मुझे 1500 किस रेट से मिला, 15% की रेट से। किस रेट से मिला, 15%। तो मैं क्या लिखूंगा, इंटरेस्ट रिसीव कितना, 1500 लेस नॉट टैक्सेबल, कितना टैक्सेबल नहीं है, 9.5 तक। तो 1500 अगर 15% है तो 1% ही है, 100 और मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 9.5 से। कितना आ गया, 950। कितना टैक्सेबल हो जाएगा, 550। तो इंटरेस्ट की रेट क्वेश्चन देगा, क्योंकि एक्यूमुलेटेड बैलेंस और वो बताएगा नहीं। अगर एक्यूमुलेटेड बैलेंस बता दे तो कितना करना, एक्यूमुलेटेड बैलेंस का कितने परसेंट माइनस कर देना, 9.5%। पहले क्या लिखोगे, इंटरेस्ट रिसीव्ड, फिर माइनस क्या कर दोगे, 9.5, तो बैलेंस क्या आ जाएगा, टैक्सेबल। 9.5% कैसे आएगा, जितना इंटरेस्ट मिला है वो कितनी रेट से मिला है क्वेश्चन बताएगा, 15% से मिला है तो ये 1% आ गया, ये इतना इतना क्या आ गया, 1%, और 9.5% ये होगा, तो इतना माइनस करके बचा हुआ क्या आ जाएगा, टैक्सेबल। ये किसका रहेगा, बोलो ना, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 12.5%। 12% ऑब्वियसली बात है, 12 ही था। एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन कितना है, वो अलग से सैलरी में जुड़ा ही हुआ है वो पहले से, तो वो तो टैक्सेबल बना ही हुआ है। लेकिन अब आपने डिडक्शन कर लिया है, तो डिडक्शन में मैंने तुम्हें बताया था कि 80C में एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की क्या मिलती है, डिडक्शन। 80C में एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की क्या मिलती है, डिडक्शन। और इंटरेस्ट कितने से ऊपर का टैक्सेबल होगा, 9.5% का। मैं आपको ना एक छोटा सा क्वेश्चन बना देता हूँ जिससे आपको सिंपल समझ में आ जाए डिडक्शन विडक्शन वाली सारी बात। सब दूसरों के भरोसे रहेगा। मान लो किसी एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी कितनी है, 15,000 पर मंथ, और उसको डीए कितना मिलता है, 10,000 पर मंथ, और 20% क्या है, अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। उसके बाद पीएफ में कंट्रीब्यूशन कितना करते हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों, पीएफ में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही मिलकर कितना कंट्रीब्यूशन करते हैं,
3000 पर मंथ। ठीक है, अब आपको क्या निकालनी है, टोटल इनकम ऑफ दिस एसेट। टोटल इनकम बेसिक कितने की है, या एक ले लो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी ले लो, कितना 200 पर मंथ फॉर 5 चिल्ड्रन, और 200 पर मंथ पर चाइल्ड, 200 पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 5 चिल्ड्रन। अब बताओ टोटल इनकम निकालनी है, तो बेसिक सैलरी कितनी लिखोगे, 15,000 इंटू 12 180। डीए कितना लिखोगे, 10,000 इंटू 12 120। यहाँ अंडर टर्म से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना लिखोगे, 200 माइनस 100 इंटू 2 इंटू 12, और 200 माइनस नील इंटू 3 इंटू 12। 102 बच्चों का एग्जाम कर दिया, बाकियों के लिए फिगर जो भी आएगा आ जाएगा। फिर क्या लिखोगे, पीएफ कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का तो किस में से ही कटा हुआ है, इस बेसिक में से ही कटा हुआ है, तो अलग से टैक्सेबल तो होगा नहीं, इसके अंदर जुड़ा ही हुआ है। और एम्प्लॉयर वाला कितना है, 3000 इंटू 12 कितना आ गया, 36,000। लेस क्या कर दोगे, एग्जेम्पशन कैसे लोगे, बेसिक प्लस डीए अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट कितना है, 20%। टोटल डीए कितना है, 120, तो 24,000। इस फिगर का कितने परसेंट, 12%। जो आएगा वो एग्जाम और इधर क्या आ जाएगा, बचा हुआ टैक्सेबल। उसके बाद इंटरेस्ट, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसको इंटरेस्ट कितना मिला, 36,000 एट द रेट ऑफ 18%, 18% से मिला इंटरेस्ट उसमें। तो इंटरेस्ट कितना टैक्सेबल आ जाएगा, 36,000 माइनस क्या कर दोगे, जो टैक्सेबल नहीं है। 36,000 किस रेट से मिला है, 18, 9.5% से जो फिगर आएगी वो यहाँ माइनस कर दोगे, बचा हुआ क्या आ जाएगा, टैक्सेबल। ये तो क्या आएगी, ग्रॉस सैलरी। फिर इसमें से क्या मिलेगी, सैलरी की डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 मिलती है 50,000। और फिर क्या होगा, 80C की रिडक्शन, वो कौन सी मिलेगी, सिर्फ एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना है, 3000 पर मंथ। 3000 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 36,000। और 80C की बाकी रिडक्शन मिलाकर आउटर कॉलम में कितनी लानी पड़ेगी, 1.5 लाख। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन चलेगा। अब उसके बाद में अगर टैक्स लाइबिलिटी पूछ ले तो अप टू 2.5 लाख तक एग्जाम। ठीक है, पक्का। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अभी हमने क्या पढ़ा, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ये समझ में आ गया, 12% वाली बात, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन रिडक्शन 80C की, उसमें मैंने करवाई नहीं थी सैलरी में, और इंटरेस्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, अनरिकॉग्नाइज्ड। अनरिकॉग्नाइज्ड का कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। अब आपको लॉजिकल नहीं लग रहा है, अभी 10 मिनट के बाद लॉजिकल लगने लग जाएगा। ठीक है, नॉट टैक्सेबल ईयरली, नॉट, इसकी डिडक्शन नहीं मिलती 80C में अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की, और नॉट टैक्सेबल ईयरली। इसका रिटायरमेंट के टाइम सारे पर टैक्स लग जाएगा, एक बार रुक जाओ। अभी आपको लग रहा है कि हम तुम्हारी शर्तें पूरी करें तो तुम 12 से ऊपर वाले पर क्या ले लेते हो, टैक्स, और नहीं करें तो तुम टैक्स लेते ही नहीं। ऐसा नहीं है, ड्यूरिंग जॉब रिटायरमेंट के लिए, मतलब ड्यूरिंग जॉब ये टैक्सेबल नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट पर ह्यूज टैक्स लगाएंगे, किसके ऊपर, इसके ऊपर, और इस पर कुछ भी नहीं लगाएंगे। और SPF का तो क्या है, फुली एग्जेम्प्ट। SPF का तो सारा सिस्टम ही क्या है, फुली एग्जेम्प्ट, और 80C की डिडक्शन अलग से मिलता है। PPF है तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन तो होता ही नहीं है, ये तो जॉब वाले करते ही नहीं है। ठीक है, ये तो जॉब वाले करते ही नहीं है। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन मैंने अगर डिडक्शन लेनी है तो 80C में क्या ले सकता हूँ, डिडक्शन। और इंटरेस्ट मेरा PPF का क्या होता है, पूरा का पूरा एक्सेल। तो अगर मान लो मैं सैलरीड एम्प्लॉय, सैलरीड क्या PGFP की इनकम कमाता हूँ, मैंने PPF में जमा करा दिया, तो मैं 5 ऐड की इनकम के बाद 80C में क्या ले लूँगा, डिडक्शन। और PPF के पैसे पर अगर कोई इंटरेस्ट आया है तो वो क्या है, पूरा का पूरा एक्सेल। एम्प्लॉय नहीं हूँ मैं, PGFP की इनकम कमाता हूँ, बोला ना। बेसिक सैलरी में क्या क्या आएगा बच्चों, बेसिक सैलरी प्लस DA इफ प्रोवाइडेड इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स और कमीशन एज अ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक है, अब फटाफट से बताओ ड्यूरिंग जॉब क्या होगा। ड्यूरिंग जॉब आपको याद तो सिर्फ सही बताऊंगा तो RPF पे रहेगा। SPF का क्या है, पूरा एग्जाम्प्ट है, इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट है, और 80C की लास्ट में क्या मिल जाएगी, डिडक्शन। RPF का क्या है, सॉरी URPF का क्या है, एक बात तो कुछ टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, अभी मैं ये नहीं कह रहा एग्जाम्प्ट है, क्योंकि इस पैसे पर टैक्स लगेगा, बट ड्यूरिंग जॉब नहीं लगेगा। जब ये रिटायर होगा ना, वहां से पैसा उठाएगा, तब एक साथ पूरे पर क्या लग जाएगा, टैक्स। और दूसरा RPF में क्या है,
हाँ, और एटीसी की डिडक्शन नहीं मिलेगी यूआरपीएफ के कंट्रीब्यूशन के लिए। और आरपीएफ का क्या है बच्चों? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% से ऊपर वाला टैक्सेबल है, और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन ऊपर बेसिक में जुड़ा ही होता है, तो अलग से टैक्सेबल करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन उसकी क्या मिल जाती है? एटीसी में डिडक्शन मिल जाती है। एटीसी पर 1.5 लाख वाली लिमिट और याद रखनी होती है। उसके बाद इंटरेस्ट कितने? 9.5 से ऊपर वाला क्या है? टैक्सेबल। तो आप बिल्कुल मिला के याद तो किसका रखना है? आरपीएफ का। बाकी सब में तो एक बार तो कुछ करना ही है। अब जो मैंने क्वेश्चन बनाया था ना, उसमें अगर एसपीएफ होता या आरपीएफ यूआरपीएफ होता तो क्या होता? आंसर होता, देखो फटाफट से। हाँ तो बच्चों, अगर ये क्वेश्चन होता यूआरपीएफ का तो क्या होता? बेसिक कितना आएगा? ये आ जाता आंसर में, ये डी आ जाता, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आ जाता, ये कुछ भी नहीं होता, ये भी कुछ भी नहीं होता, ठीक है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। ये अगर यूआरपीएफ होता 50,000 की डिडक्शन मिल जाती, और यहाँ ये भी डिडक्शन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि यूआरपीएफ के कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन नहीं मिलती। और अगर ये एसपीएफ होता तो क्या होता? ये होता, ये होता, ये होता, ये नहीं होते क्योंकि कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। लेकिन यहाँ डिडक्शन मिलती है, यहाँ डिडक्शन तब भी। अब हमें क्या बात करनी है? जब रिटायर होंगे तो इस फंड में से एम्प्लॉइज रिटायरमेंट के टाइम क्या निकालेंगे? पैसा सारा निकाल लेंगे। जो भी एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट साल दर साल मिलता रहा, वो सारा रिटायरमेंट पर एक साथ एम्प्लॉय क्या कर लेगा? विड्रॉ करेगा। तो जब वो विड्रॉ करेगा तब टैक्सेबिलिटी कैसे होगी वो हम क्या देख रहे हैं? एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। देखो फटाफट से, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से निकालोगे, पीपीएफ से निकालोगे या एसपीएफ से निकालोगे, तो कुछ भी क्या नहीं है? टैक्सेबल नहीं। 10, 11 और 10, 12। 10, 11 में किसकी बात करी हुई है? पीपीएफ और पीएफ, जिस पर क्या है? ये वाला एक्ट अप्लाई होता है। इसको कौन सा बोलते हैं? एसपीएफ। ये एसपीएफ वाला ही। तो एसपीएफ और पीपीएफ एग्जेम्प्ट है, और 10, 12 में कौन सा एग्जेम्प्ट है? आरपीएफ। किसकी बात नहीं करी? यूआरपीएफ। तो रिटायरमेंट पर सारा पैसा आपका वापस निकालना एग्जेम्प्ट है। एसपीएफ का और पीपीएफ का तो किसमें? 10, 11 में, और 10, 12 में किसका है? आरपीएफ। आरपीएफ के ऊपर कुछ शर्तें हैं। एग्जेम्पशन टू एक्यूमुलेटेड बैलेंस टू आरपीएफ पेबल टू एम्प्लॉय, ठीक है, उस पर क्या है? 10, 12 में एग्जेम्प्ट है, लेकिन एग्जेम्प्ट कुछ शर्तों के साथ है। तो ये देख लें, अगर आपने 5 साल के बाद जॉब छोड़ी है ना, तब तो ये है एग्जेम्प्ट। अगर आपने 5 सालों के बाद, तो मैं आरपीएफ का पैसा वापस निकाल रहा हूँ, और जॉब कितने टाइम के बाद छोड़ी है? 5, तब तो एग्जेम्प्ट। नहीं है तो भी ये शर्त पूरी कर दो तो एग्जेम्प्ट। ये शर्त क्या है? आपने इल हेल्थ की वजह से जॉब छोड़ी, कॉन्ट्रैक्शन और डिसकंटिन्यूएशन ऑफ एम्प्लॉयर बिजनेस, या कोई और कोज जो मेरे कंट्रोल में नहीं था। अब मैं बीमार हो गया, मैं जॉब करने लायक नहीं रहा। ऐसे नहीं है कि थोड़ा बहुत जुकाम हो गया जॉब छोड़, मतलब आप परमानेंटली उस जॉब के लिए काम के नहीं रहे। कॉन्ट्रैक्शन मतलब संकुचित होना, डिसकंटिन्यूएस मतलब खत्म होना। तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब जैसे 10 क्या थे? बिजनेस थे, और मेरे एम्प्लॉयर के 10 बिजनेस थे, उसने 2 बिजनेस बंद कर दिए, और मैं किस में था? उन 2 में था। तो उसने अपना बिजनेस कॉन्ट्रैक्शन किया, तो भी मेरी जॉब तो छूट गई। अब मेरा एम्प्लॉयर हटा रहा है तो मैं क्या करूँ? मैं 5 साल कैसे काम करूँ? या उसका बिजनेस ही डिसकंटिन्यू हो रहा है तो मैं 5 साल, तो भले मैं तीसरे साल जॉब छोड़ूँ तो भी मेरा आरपीएफ वाला पैसा एग्जेम्प्ट होगा, या कोई और रीजन जो मेरे कंट्रोल में नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं लड़की हूँ, मेरी क्या होगी? शादी होगी, दूसरी जगह मुझे जाना पड़ेगा, तो ये जॉब छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। ये क्या है? फैक्ट्स पर डिपेंड करेगा कंट्रोल में था या कोर्ट डिसाइड करेगा। अच्छा, यस तो क्या होगा? एग्जेम्प्ट। नो तो क्या होगा? नो है तो क्या होगा? नो है तो क्या होगा? इज द एंटायर अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय ट्रांसफर टू इंडिविजुअल अकाउंट इन आरपीएफ मेंटेन विद न्यू एम्प्लॉयर। क्या ये सारा पैसा दूसरे के यहाँ ट्रांसफर कर दिया? यस तो भी क्या है? एग्जेम्प्ट। अब इसका मतलब क्या है? देखो, मैं रिलायंस के यहाँ जॉब करता था, 3 साल मैंने जॉब करी, मुझे टाटा से क्या आई? अच्छी अपॉर्चुनिटी आई, ठीक है। तो क्या मैं इल हेल्थ की वजह से छोड़ रहा हूँ? नहीं। क्या डिसकंटिन्यूस की वजह से छोड़ रहा हूँ? नहीं। क्या मैं 5 साल के बाद छोड़ रहा हूँ? नहीं। तो इनका पर्पज क्या है? एम्प्लॉय ये पैसा निकाले ना, तो मैंने पीएफ डिपार्टमेंट के पास जमा था पैसा, या रिलायंस का जितना भी पीएफ का बैलेंस था वो मैंने नहीं लिया, मैंने रिलायंस से ले तो लिया, लेकिन हाथों हाथ किसको दे दिया? टाटा वालों को दे दिया, और बोला कि मेरा पीएफ का ये बैलेंस तुम रख लो, आगे से इसी में स्टार्ट कर देना। मान लो यार कितना बैलेंस इकट्ठा हो गया था? 5 लाख। तो वो 5 लाख मैंने किस में ट्रांसफर करवा दिया? टाटा के यहाँ ही आरपीएफ में ट्रांसफर करवा दिया। अब आगे से टाटा करता रहा। तो क्या मैंने ये रुपये निकाल लिए क्या? नहीं। तो फिर ये पैसा एग्जेम्प्ट रहेगा।
ठीक है, तो भले ही आप 3 साल के बाद छोड़ो। तो अब ये लिखा हुआ है, अगर सारा का सारा बैलेंस जो किस में था, इज द एंटायर बैलेंस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉइज ट्रांसफर टू इंडिविजुअल अकाउंट इन एनी आरपीएफ मेंटेन विद न्यू एम्प्लॉयर। क्या न्यू एम्प्लॉयर में कर दिया क्या ट्रांसफर? यस, तो क्या है एग्जेप्ट, नहीं तो फिर क्या है टैक्सेबल। और या फिर किस में ट्रांसफर कर दो, इज द बैलेंस स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय ट्रांसफर टू एनपीएस अकाउंट रेफर टू इन एटीसीसीडी। एटीसीसीडी में मैंने तुम्हें क्या बताया था, नेशनल पेंशन स्कीम। आप चाहे तो पीएफ में ट्रांसफर करवा दो या फिर पेंशन वाले में करा दो। पीएफ वाले में ट्रांसफर करने से क्या होगा, जब ये पैसा लास्ट में मिलेगा तो क्या मिलेगा, एक साथ ही मिल जाएगा। और नेशनल पेंशन स्कीम में ट्रांसफर करते हो तो पैसा लास्ट में कैसे मिलेगा, पेंशन की फॉर्म में। तो वहाँ ट्रांसफर करवा दो तब तो टैक्सेबल नहीं होगा, और ना करवाओ तब क्या हो जाएगा टैक्सेबल। तो फटाफट से बताओ रिटायरमेंट पर क्या होगा। एसपीएफ और पीपीएफ तो बिना शर्त के ही एग्जेम्प्ट है, और आरपीएफ की शर्त है 5 साल के बाद छोड़ो तो कहीं ट्रांसफर नहीं करना, कुछ नहीं करना, एग्जेम्प्ट। 5 साल से पहले छोड़ो, जॉब इलएलिजिबल की वजह से छोड़ो या डिसकंटिन्यूस की वजह से छोड़ो तो भी कुछ नहीं करना, एग्जेम्प्ट। 5 साल से पहले छोड़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तब क्या होगा, या तो एटीसीसीडी पेंशन फंड में जमा करा दो या नए एम्प्लॉयर के यहाँ पीएफ फंड में जमा करा दो, तब क्या होगा एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर ये एग्जेम्प्ट नहीं हुआ तो कितना टैक्सेबल होगा, 12% से और 9.5% से ऊपर वाला। मतलब जैसे मेरा 12,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन था, सॉरी मेरा 13,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन था और 1 लाख मेरी सैलरी थी, तो 12,000 छोड़कर 1,000 रुपये पर तो टैक्स मैं ड्यूरिंग जॉब भी दे चुका, 1,000 रुपये पर तो टैक्स मैं ड्यूरिंग जॉब भी दे ही चुका हूँ ना। तो अब टैक्सेबल कितना होगा, 12,000। सिर्फ 12% और 9.5 वाला ही टैक्सेबल होगा, क्योंकि 12% से ऊपर वाला और 9.5% वाले तक तो मैं तभी टैक्स दे चुका था जब मैं क्या कर रहा था, जॉब कर रहा था। देखो मान लो मेरी सैलरी थी जॉब करते समय 1 लाख और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था 13,000, तो 1,000 रुपये पर तो मैं कब टैक्स दे चुका, जब मैं जॉब कर रहा था तभी दे चुका। तो अब बात क्या आ रही है, अब मैं ये 13,000 वापस निकाल रहा हूँ तो 5 सालों के बाद छोड़ रहा हूँ तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले छोड़ रहा हूँ तो इस 12,000 पर टैक्स लगेगा, ना कि पूरे 13 पर। क्यों? क्योंकि 1,000 रुपये पर। तो किन पर टैक्स लगेगा, अमाउंट नॉट ऑलरेडी टैक्स्ड, उन पर टैक्स लगेगा। ठीक है, बोलो ना। अब यूआरपीएफ का क्या होगा, सब कुछ टैक्सेबल होगा, किसके अलावा, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन के अलावा। देखो मेरी बेसिक सैलरी कितनी थी 1 लाख, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करते थे 13%। तो क्या हो गया, यूआरपीएफ था तो बेसिक सैलरी 1 लाख और कुछ भी टैक्सेबल नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि यूआरपीएफ था, उस समय टैक्स लिया नहीं था। लेकिन अब आप क्या निकालोगे अपने फंड में से, 13,000 तो अपना पैसा, 13,000 ही किसका, जो एम्प्लॉयर ने दिया, और इन दोनों का इंटरेस्ट भी, एक इंटरेस्ट मेरे 13,000 पर और दूसरा इंटरेस्ट एम्प्लॉयर वाले 13,000 पर। अब इस पर नहीं टैक्स लगेगा, किस पर, जो एम्प्लॉय वाला है, क्योंकि एम्प्लॉय वाला पैसा तो ऑलरेडी टैक्स हो ही चुका था। जब हम बेसिक सैलरी में से माइनस ही नहीं करते थे, मेरी सैलरी 1 लाख थी, मुझे मिलता 87 था, तो भी मैं टैक्स किस पर देता था 1 लाख पर। तो इस पर टैक्स नहीं लगेगा, इस पूरे पर टैक्स लग जाएगा। अब रिटायरमेंट पर इन सारों पैसों पर क्या लगेगा, टैक्स। तो यूआरपीएफ में कब टैक्स लग जाएगा, रिटायरमेंट के समय, और आरपीएफ और होगा तो इन सब पर टैक्स नहीं लगेगा, 5-5 साल के बाद छोड़ दोगे तो, और एसपीएफ में तो लगेगा। तो यूआरपीएफ पर क्या है, हाईएस्ट टैक्सेबिलिटी है बट डिलेड टैक्सेबिलिटी है। कब लगता है ये टैक्स, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो यूआरपीएफ पर सारा टैक्स लग जाएगा जब ये पैसा वापस मिलेगा। ठीक है, एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल। क्यों नहीं है टैक्सेबल ये रिटायरमेंट के समय, क्योंकि ये पहले ही जमा करता है। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन इज टैक्सेबल अंडर दैट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एम्प्लॉई के कॉन्ट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट कहाँ जाएगा, अदर सोर्स में, क्योंकि मेरा पैसे पर जो मुझे ब्याज मिल रहा है उसमें एम्प्लॉयर का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो ये अदर सोर्स की इनकम है। और एम्प्लॉयर का पैसा और उसका इंटरेस्ट कहाँ टैक्सेबल होगा, सैलरी। हम ये क्वेश्चन करेंगे 6th, आपको समझ में आएगा। मिस्टर ए रिटायर्स फ्रॉम सर्विसेज ऑन 31 दिसंबर आफ्टर 25 years ऑफ सर्विसेज। फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज इनकम इन्वेस्टमेंट्स फॉर द प्रीवियस ईयर। बेसिक सैलरी कितनी है इसकी, 16,000 9 महीने की। ये ना भी लिखा होता तो भी क्या होता, 9 महीने का। अब कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, 16,000 × 12 कर देते हैं। जब ये रिटायर ही कब हो गया बच्चे, 31/12 को रिटायर हुआ है, तो सैलरी कहाँ तक की लेनी है, 31/12 तक। डीएनएस पे कितनी मिलती थी, 50% जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए थी, 8,000 × 9 72,000। इसको क्वेश्चन कैसे देना चाहिए, 16,000 पर मंथ, 8,000 पर मंथ, ताकि बच्चा खुद करे, और 16,000 × 12 करे तो गलत हो जाए। एग्जाम में कितना करना पड़ेगा, 16,000 × 9। जब भी उसकी ज्वाइनिंग बीच में है या किसी में रिटायरमेंट हो गया तो महीने चेक कर लें। ठीक है, उसके बाद में उसको क्या क्या मिला, यूआरपीएफ से कितना रुपया मिला, 6 लाख।
और पीपीएफ में उसने कितने रुपए जमा करवाए थे? 40,000। आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव फ्रॉम यूआरपीएफ द एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, जो टोटल ये मिला ना 6 लाख, इसमें एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था? 220। इंटरेस्ट कितना था? 50। एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था? 270। इंटरेस्ट कितना था? 60। व्हाट इज द टैक्सेबल अमाउंट? पोर्शन ऑफ अमाउंट रिसीव फ्रॉम यूआरपीएफ। बात ही खत्म कर दी। बेसिक वगैरह तो पूछ ही नहीं कितनी टैक्सेबल है, सिर्फ क्या पूछिए? यूआरपीएफ की बता। तो यूआरपीएफ में क्या टैक्सेबल है? क्या ये 220 टैक्सेबल है? एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये टैक्सेबल है। इंटरेस्ट टैक्सेबल है, ये दोनों तो सैलरी में ही आ जाएगा। 270 कहाँ आ गया? सैलरी में। और 60,000 किस में आएगा? अदर सोर्स में। 270 कहीं भी टैक्सेबल नहीं। ठीक है, बोलो टोटल सैलरी पूछता कितनी टैक्सेबल होगी? तो 9 महीने तो बेसिक पे मिली थी, वो तो रिटायरमेंट पर मिले थे। 9 महीने की बेसिक पूरी आएगी, डीए कौन सा आएगा? पूरा का पूरा। 9 महीने तक तो मिले थे ना बेसिक और डीए, और फिर 9 महीने के बाद जब रिटायर हुआ तो ये पैसा मिला। तो इसके क्या इसका तुम्हें बता ही दिया, इतना इतना टैक्सेबल। 6 लाख का डिटेल हो गया। अब डिपॉजिट इन पीपीएफ करवाया इसने, ये करवाया है डिपॉजिट, तो इसकी 80C में क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। तो टोटल सैलरी पूछता तो क्या होता? ये जुड़ता, ये जुड़ता, 6 लाख का कितना पार्ट जुड़ता है ये बता ही दिया। 50,000 की पहले क्या मिलती? स्टैंडर्ड डिडक्शन। फिर 80C में किसके मिलते? 40,000। आपका आंसर क्या होता अगर वो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड होता? तो क्या होता? लाइन लिख देना, कुछ भी टैक्सेबल नहीं। 25 साल के बाद रिटायर हुए। ठीक है, 8th क्वेश्चन कर लेना, अपने आप से हो जाएगा। क्वेश्चन आप होमवर्क करो। ठीक है, इतना ही करेंगे अब आज। तो पीएफ के बारे में बताओ फटाफट से। पीएफ का क्या है बच्चों? सुनो, पीएफ 2 पार्ट से याद रखेंगे, एक तो ड्यूरिंग जॉब और एक एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ड्यूरिंग जॉब में कौन सा याद रखना है? सिर्फ आरपीएफ, क्योंकि आरपीएफ का एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन अलग से टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि वो बेसिक में जुड़ा होता है। और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 12% ऑफ सैलरी से ऊपर वाला टैक्सेबल होगा। सैलरी में क्या आएगा? बेसिक प्लस डी अंडर टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस कमीशन बेस्ड ऑन टर्नओवर। ठीक है, इंटरेस्ट कितना आएगा? 9.5 से ऊपर वाला टैक्सेबल। 80C की लास्ट में अगर टोटल इनकम पूछेगा, सैलरी तक का पूछेगा तब तो कोई लोचा ही नहीं है, लेकिन टोटल पूछेगा तो 80C में उसकी क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? यूआरपीएफ। ऊपर कुछ भी नहीं जोड़ना कहीं पर भी, ना एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, ना इंटरेस्ट, और डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। एसपीएफ कुछ भी नहीं जोड़ना, ना एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन ना इंटरेस्ट, लेकिन 80C की क्या मिल जाएगी? डिडक्शन। अब रिटायरमेंट होगी तो क्या होगा? एसपीएफ और पीपीएफ में तो एब्सोल्यूट एग्जम्पशन है। आरपीएफ में एग्जम्पशन कब है? जब आप 5 साल के बाद छोड़ो, या इल हेल्थ, कॉन्ट्रैक्शन और डिसकंटिन्यूअस या रीजन बियॉन्ड कंट्रोल छोड़ो, और या फिर 5 साल के बाद भी ना छोड़ो, ये भी नहीं हो, लेकिन आप अपना पैसा नए एम्प्लॉयर के यहाँ पीएफ या पेंशन फंड में क्या करवा लो? एक्यूमुलेट करवा लो, खुद विड्रॉ ना करके। उसके बाद तब टैक्सेबल नहीं है। और यूआरपीएफ में क्या होगा? एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन अलग से टैक्सेबल नहीं होगा। एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन और उसका इंटरेस्ट रिटायरमेंट पर सैलरी में टैक्सेबल होगा। और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट तो कहाँ टैक्सेबल होगा? सैलरी में। और एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन कहाँ टैक्सेबल होगा? कहीं पर भी नहीं। उसका इंटरेस्ट कहाँ टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये है पीएफ।